नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। लेबर कोड में बदलाव लाएगी सरकार। हफ्ते में 4 दिन काम करने का मिलेगा विकल्प। कर्मचारियों से हफ्ते में करवाया जा सकेगा 48 घंटे काम। 20वें विश्व सतत विकास सम्मेलन का हुआ समापन। पीएम मोदी ने क्लाइमेट जस्टिस पर दिया जोर। टाटा एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का फ्लैगशिप इवेंट है यह सम्मेलन। देश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़कर हुई 51। तमिलनाडु में एक और टाइगर रिजर्व बनाया गया। फिलहाल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व। साइबर वॉलंटियर्स की भर्ती करेगी सरकार। आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट की रिपोर्ट कर सकेंगे साइबर वॉलंटियर्स। जम्मू एवं कश्मीर और त्रिपुरा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ कार्यक्रम। और तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाएगा चीन। यारलुंग सांगपो नदी पर शुरू होगी जल विद्युत परियोजना। पर्यावरणीय जानकार कर रहे हैं प्रोजेक्ट का विरोध। खबरों को शुरू करें उससे पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। कोविड-19 खत्म होने के बाद एक बार फिर हम क्लासरूम प्रोग्राम्स की तरफ वापस लौट रहे हैं। टीम दृष्टि ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर रही है अपने प्रयागराज केंद्र पर। यहां 24 फरवरी से नया बैच शुरू हो रहा है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम के साथ आपको वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको सफलता के लिए तैयार करेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप प्रयागराज की शाखा पर जाकर विजिट कर सकते हैं। प्रयागराज शाखा का पता है दृष्टि IAS 13/15 ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइंस, प्रयागराज। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। फोन नंबर्स हैं 8448485518, 8750187501। चलिए खबरों की शुरुआत करें। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लेबर कोड्स के नियमों में बदलाव करने का मन बनाया है। मंत्रालय नए नियमों को अंतिम रूप देकर जल्द ही जारी करेगा। इनमें वर्किंग डेज की संख्या से जुड़े नियमों में कुछ ढील दी जा सकती है। कंपनियों के पास विकल्प रहेगा कि वे सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या 4 कर सकेंगे। हालांकि हफ्ते में 48 कार्य घंटे बनाए रखने का विकल्प बना रहेगा। नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों से भी बातचीत की है। इस मामले में केंद्र का कहना है कि कुछ राज्य अपने स्तर पर भी नए नियमों का ड्राफ्ट जल्द ही तैयार करेंगे। केंद्र ने जिन नए नियमों का खाका तैयार किया है उसमें कामगारों के लिए मुफ्त में मेडिकल चेकअप कराने की बात कही गई है। मेडिकल चेकअप की जिम्मेदारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम को दी जाएगी। वर्किंग डेज के सवाल पर साफ किया गया है कि 4 वर्किंग डेज होने की स्थिति में 3 दिन का वैतनिक अवकाश दिया जाएगा। इन सब के अलावा श्रम मंत्रालय जून में एक वेब पोर्टल लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस पोर्टल पर गैर संगठित क्षेत्र के कामगार खुद को पंजीकृत कर सकेंगे। इसमें गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स और प्रवासी कामगार भी पंजीकृत हो सकेंगे। इस पोर्टल पर जो भी कामगार पंजीकृत होंगे उन्हें दुर्घटना और अपंगता जैसी स्थिति के लिए 1 साल का मुफ्त बीमा कवर दिया जाएगा। यह बीमा कवर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दिया जाएगा। आसियान इंडिया हैकाथॉन के समापन समारोह को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने GIAN यानी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क प्रोग्राम के लिए बजट को दोगुना किए जाने की बात कही। यह बजट अब बढ़ाकर $1.6 मिलियन कर दिया गया है। आसियान इंडिया हैकाथॉन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है। यह एक मंच है जहां सभी 10 आसियान देश और भारत शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में आपसी गठजोड़ को बढ़ावा दे सकते हैं। गौरतलब है कि आसियान में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम शामिल हैं। यह पहल APASTI यानी आसियान प्लान ऑफ एक्शन ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन 2016 to 2025 से जुड़ी हुई है। APASTI को 2016 में आसियान की मंत्री स्तरीय बैठक में अपनाया गया था। इस पहल का मुख्य लक्ष्य आसियान देशों के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है। यह प्लेटफॉर्म युवाओं को अपने विचारों को सामने रखने और नवाचारी विचारों का परीक्षण करने का मौका देता है। इसके मुख्य क्षेत्र ब्लू इकोनॉमी, कृषि, पर्यटन, मेडिकल डिवाइस, पर्यावरण, शिक्षा, जल और स्मार्ट सिटीज हैं।
GIAN की बात करें तो यह उच्च शिक्षा से जुड़ी शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है ताकि भारत की उच्च शिक्षा संस्थाओं में उनकी भूमिका को बढ़ाया जा सके। RBI ने खुदरा निवेशकों को सीधे GSEC यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में प्रवेश की इजाजत दे दी है। RBI ने कहा है कि खुदरा निवेशक सीधे RBI के साथ अपना गिल्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बाजार में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस सुविधा को रिटेल डायरेक्ट नाम दिया गया है। इस सुविधा का इस्तेमाल प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही बाजार में किया जा सकेगा। प्राथमिक बाजार पहली बार जारी की जा रही नई प्रतिभूतियों से संबंधित है, वहीं द्वितीयक बाजार में पुरानी या मौजूदा प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जा सकता है। इसे स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के रूप में भी जाना जाता है। फिलहाल GSEC में संस्थागत निवेशकों जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों का वर्चस्व है। ये इकाइयां 5 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा का व्यापार करती हैं, लेकिन हालिया फैसले के बाद अब छोटे निवेशक भी सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद बेच सकेंगे। आपको बता दें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वे प्रतिभूतियां हैं जो भारत सरकार की ओर से RBI द्वारा केंद्र या राज्य सरकार के बाजार उधार प्रोग्राम के एक हिस्से के रूप में नीलाम की जाती हैं। इनकी एक निश्चित या अस्थायी कूपन दर हो सकती है। ये प्रतिभूतियां अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों ही तरह की होती हैं। अल्पकालिक प्रतिभूतियों को आमतौर पर ट्रेजरी बिल कहा जाता है, जिनकी 1 साल से कम की परिपक्वता अवधि होती है। वहीं दीर्घकालिक प्रतिभूतियां 1 साल या उससे ज्यादा की परिपक्वता अवधि वाली होती हैं। इन्हें सरकारी बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां भी कहा जाता है। GSEC के साथ सॉवरेन गारंटी मिलती है और इन पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं। राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों को राज्य विकास ऋण यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहा जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी को WSDS यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का उद्घाटन किया। TERI यानी टाटा एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इस सम्मेलन का आयोजन करता है। इस बार यह WSDS का 20वां संस्करण था। इस बार के इवेंट की थीम रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए क्लाइमेट जस्टिस पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य को फिर से दोहराया। भारत कार्बन उत्सर्जन क्षमता में 2005 के मुकाबले 33 से 35% की कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुए इस सम्मेलन में गुयाना, पापुआ न्यू गिनी आदि देशों के प्रमुख शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया गया था। आपको बता दें कि WSDS टेरी का एक फ्लैगशिप इवेंट है। इस इवेंट के जरिए टेरी की कोशिश रहती है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सरकारों, व्यवसायों, अकादमियों, वैज्ञानिकों और युवाओं को एक मंच पर लाया जा सके। इवेंट में ऊर्जा अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन, प्रकृति आधारित समाधान, जलवायु वित्त और स्वच्छ समुद्र जैसे विषयों पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस इवेंट के मुख्य भागीदार हैं। टेरी की बात करें तो यह एक स्वतंत्र और बहुआयामी संगठन है। यह जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण आदि विषयों पर गहन शोध करता है। टेरी के मुख्य क्षेत्र हैं संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना, सतत प्रक्रियाओं तक पहुंच को बढ़ाना और पर्यावरण पर जलवायु प्रभाव को कम करना। तमिलनाडु में 5वें टाइगर रिजर्व की घोषणा हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए हाल ही में अपनी मंजूरी दी थी। नया टाइगर रिजर्व मेघामलाई और श्रीविल्लीपुतूर ग्रिजल्ड स्क्विरल वन्यजीव अभयारण्य को शामिल करके बनाया गया है। राज्य के वन विभाग ने इसके लिए इन अभयारण्यों के अलावा तिरुनेलवेली वन्यजीव अभयारण्य के कुल 1.48 लाख हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जो कि एक सांविधिक निकाय है, उसने भी मंजूरी दे दी थी। राज्य सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी करने के बाद यह तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। गौरतलब है कि राज्य में एक लंबे अरसे से एक टाइगर कॉरिडोर की मांग उठाई जा रही है। इसमें मेघामलाई और श्रीविल्लीपुतूर ग्रिजल्ड स्क्विरल वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार टाइगर रिजर्व, तिरुनेलवेली अभयारण्य, कलाकड़ मुंडाथराई टाइगर रिजर्व आदि शामिल हैं। देश में टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो इनकी कुल संख्या बढ़कर 51 हो गई है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हैं। दोनों ही राज्यों में 6-6 बाघ रिजर्व हैं।
क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु में पहले से मौजूद 4 रिजर्व्स हैं: कलाकड़ मुंडाथराई, अन्नामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। फिशिंग कैट को बचाने के लिए फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस ने एक अभियान शुरू किया है। इस संगठन की एक टीम तराई मैदानों और तटीय पारितंत्र के लिए काम कर रही है ताकि इस प्रजाति का संरक्षण किया जा सके। फिशिंग कैट बिल्ली परिवार की एक सदस्य है। बिल्ली परिवार के दूसरे सदस्यों जैसे बाघ आदि के इतर फिशिंग कैट्स जलीय पारितंत्र को अधिक पसंद करती हैं। ये जीव जलीय हिस्से में शिकार करने में अभ्यस्त होते हैं। यह प्रजाति खासकर आर्द्र भूमियों और मैंग्रोव वनों में पाई जाती है। फिशिंग कैट्स भारत, श्रीलंका सहित नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश में भी पाई जाती हैं। भारत में फिशिंग कैट के वितरण की बात करें तो यह प्रजाति खासकर पूर्वी घाट में पाई जाती है। पूर्वी घाट ज्वारीय मैंग्रोव वनों में इन फिशिंग कैट्स को देखा जा सकता है। वहीं ओडिशा की चिल्का झील और आंध्र प्रदेश के कृष्णा मैंग्रोव में भी इस जीव को देखा जा सकता है। इनके आवासों के विखंडन, इंसानों के साथ संघर्ष और बुश मीट आदि की मांग के चलते इनके अस्तित्व पर खतरा है। इसलिए IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल यानी सुभेद्य घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने साइबर वॉलंटियर की भर्ती के लिए एक प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत नागरिक साइबर वॉलंटियर के रूप में खुद को रजिस्टर करा सकेंगे। इस तरह से ये नागरिक सरकार को चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, टेररिज्म, चरमपंथ व एंटी नेशनल एक्टिविटी आदि जैसे अवैध और गैरकानूनी कंटेंट को फ्लैग, रिपोर्ट और आइडेंटिफाई करने में भागीदारी कर सकेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को जम्मू और कश्मीर और त्रिपुरा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा सकेगा। आगे फीडबैक को देखते हुए इसके पैमाने को बढ़ाया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत गृह मंत्रालय का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C एक नोडल पॉइंट के रूप में काम करेगा। नागरिक साइबर वॉलंटियर के रूप में काम करने के लिए अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ खुद को मंत्रालय के पोर्टल पर रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल जैसी अपनी पर्सनल जानकारियां देनी होंगी। इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले वॉलंटियर्स के लिए सख्त दिशा निर्देश भी बनाए गए हैं। इनके मुताबिक ऐसे वॉलंटियर गृह मंत्रालय के नाम पर किसी भी तरह का कमर्शियल और सार्वजनिक फायदा नहीं उठा सकेंगे। हालांकि कुछ लोग सरकार की इस मंशा का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश में फिलहाल एंटी नेशनल कंटेंट और एक्टिविटी को परिभाषित नहीं किया गया है। भारत का पहला जियोथर्मल फील्ड प्रोजेक्ट लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ONGC विकसित करेगा। इस प्रोजेक्ट के विकास के लिए ONGC एनर्जी सेंटर ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लद्दाख और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 1 मेगावाट तक की क्षमता वाले बिजली संयंत्र चलाने के लिए 500 मीटर तक की खुदाई की जाएगी। दूसरे चरण में भूतापीय जलाशय की क्षमता का पता लगाने के लिए और ज्यादा गहरी खुदाई की जाएगी। वहीं तीसरे चरण में एक वाणिज्यिक पावर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। पूर्वी लद्दाख के पुगा और चुमाथांग को भारत में सबसे महत्वपूर्ण भूतापीय क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इन क्षेत्रों की पहचान सबसे पहले 1970 के दशक में की गई थी। इस परियोजना से भारत भूतापीय विद्युत के मामले में वैश्विक मानचित्र पर आ जाएगा। गौरतलब है कि जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। यह ऊर्जा पृथ्वी के अंदर से मिलती है, इसलिए इसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति मुख्यतः पृथ्वी में यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम आइसोटोप के विकिरण और पृथ्वी के कोर में भरे उच्च ताप युक्त तरल पदार्थ मैग्मा की उपस्थिति से होती है। यह ऊर्जा स्वच्छ, टिकाऊ, कार्बन फ्री और इको फ्रेंडली है। लद्दाख में पुगा और चुमथांग, छत्तीसगढ़ में तातापानी, हिमाचल में मणिकर्ण, महाराष्ट्र में उन्हावारे, उत्तराखंड में तपोवन आदि भारत के प्रमुख भूतापीय ऊर्जा के स्रोत हैं। साल 2021 के लिए इसरो ने अपनी पूरी योजना सामने रखी है। इसके मुताबिक इसरो अपना अभियान 28 फरवरी से शुरू करेगा। इसरो इस दिन श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से 4 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगा। इनमें से एक ब्राजील का उपग्रह है जिसका नाम अमेजोनिया 1 है। इसके अलावा 3 भारतीय उपग्रह भी लॉन्च किए जाएंगे। इनमें शामिल हैं आनंद, सतीश धवन और यूनिटी सैट। ये उपग्रह PSLV C51 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51 से लॉन्च किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अमेजोनिया 1 ब्राजील द्वारा विकसित पहला भू अवलोकन उपग्रह है।
आनंद, जो कि भारत का उपग्रह होगा, देश का पहला कमर्शियल प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इसे भारत के ही एक स्पेस स्टार्टअप पिक्सल ने विकसित किया है। यूनिटी सैट 3 उपग्रहों का एक समूह है। इसे 3 संस्थाओं ने मिलकर विकसित किया है। जबकि एसटी सैट यानी सतीश धवन सैटेलाइट की बात करें तो इसका नाम इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन जी के नाम पर रखा गया है। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष विकिरण और मैग्नेटोस्फीयर यानी चुंबक मंडल का अध्ययन करेगा। इसके साथ ही भारत में डिजाइन किए गए और विकसित नैनो सैटेलाइट कंपोनेंट्स का महत्व प्रदर्शित करना भी इस सैटेलाइट का काम होगा। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में LORA यानी लॉन्ग रेंज तकनीक की क्षमता का परीक्षण भी करेगा। इससे भविष्य में मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन की एप्लीकेशंस के लिए मदद मिल सकेगी। ब्रिटेन और बहरीन में मंजूरी पा चुकी फाइजर नामक दवा कंपनी ने भारत में कोरोना वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी वाले आवेदन को वापस ले लिया है। विषय विशेषज्ञ समिति से डायलॉग के बाद दुनिया की इस दिग्गज दवा कंपनी ने ये जानकारी दी है। दरअसल अमेरिकी कंपनी फाइजर पहली कंपनी थी जिसने भारत में वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति के लिए औषधि नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सामने आवेदन किया था। लेकिन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अधीन विषय विशेषज्ञ समिति ने वैक्सीन को मंजूरी न देने की सिफारिश की थी। इसके पीछे गंभीर प्रतिकूल घटनाओं से संबंधित चिंताओं को कारण बताया गया था। जर्मन बायोटेक फर्म बायोएनटेक के साथ विकसित वैक्सीन के स्थानीय परीक्षणों से अतिरिक्त सुरक्षा जानकारी न देने को इसकी वजह बताया गया था। समिति ने बताया कि पोस्ट मार्केटिंग के दौरान पैल्सी यानी पक्षाघात और एनाफाइलैक्सिस यानी तीव्र ग्राहिता जैसे दूसरे अन्य लक्षणों की रिपोर्टिंग हुई है। इसलिए वैक्सीन के साथ उभरे उन लक्षणों की जांच की जा रही है। इसके अलावा कंपनी ने भारतीय आबादी में सुरक्षा और प्रतिरक्षा से संबंधित डेटा के लिए कोई योजना नहीं बताई है। इन्हीं सब कारणों के मद्देनजर फाइजर को अपना आवेदन वापस लेना पड़ा। आपको बता दें कि पक्षाघात एक ऐसी स्थिति है जो अस्थायी रूप से चेहरे की मांसपेशियों को कमजोर बना देती है, जबकि एनाफाइलैक्सिस एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया है जिसमें त्वचा में दाने बनने, पल्स रेट कम होने और सदमे लगने तक के लक्षण दिखते हैं। हाल ही में डेनमार्क सरकार ने एक कृत्रिम द्वीप बनाने की योजना को मंजूरी दी है। यह द्वीप उत्तर सागर में बनाया जाएगा जिसका मकसद हरित ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देना है। बताया जा रहा है कि यह डेनमार्क का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अनुमान है कि साल 2030 तक डेनमार्क यह प्रोजेक्ट पूरा कर लेगा। प्रोजेक्ट का उद्देश्य डेनमार्क सहित उसके पड़ोसी देशों में ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना है। कृत्रिम द्वीप में कनेक्शन का विश्लेषण करने के लिए डेनमार्क पहले ही द नीदरलैंड्स, जर्मनी और बेल्जियम से समझौता कर चुका है। कृत्रिम द्वीप की बात करें तो यह द्वीप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो विद्युत निर्माण के एक हब के तौर पर काम करेगा। इस केंद्र पर उसके आसपास की अपतटीय पवनों से ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। गौरतलब है कि डेनमार्क की संसद ने पिछले साल 2 कृत्रिम ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना को अपनी मंजूरी दी थी। इनमें से एक द्वीप उत्तर सागर में तैयार होगा। यहां से दूसरे देशों को ऊर्जा निर्यात की जाएगी, जबकि दूसरा ऊर्जा द्वीप बाल्टिक सागर में बनाया जाएगा जिसका नाम बोर्नहोम है। कृत्रिम द्वीप बनाने का यह फैसला यूरोपियन यूनियन की उस घोषणा के बाद लिया गया जिसमें उसने विद्युत प्रणाली को नवीकरणीय करने का मन बनाया है। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने लक्ष्य रखा है कि वह 2050 तक अपनी अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 25 गुना करेगा। चीन यारलुंग सांगपो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र TAR में बन रहे इस बांध की योजना चीन ने पिछले साल ही साझा की थी। 60 गीगावाट की इस परियोजना को मेडोक काउंटी क्षेत्र में बनाया जा रहा है। तिब्बत के पठार क्षेत्र का यह प्राचीन इलाका तिब्बती संस्कृति के लिए काफी अहम माना जाता है। यहाँ पर यारलुंग सभ्यता के लोगों ने तिब्बत के पहले शासन की स्थापना की थी। चीन का लक्ष्य 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करना है। इसके लिए वह तिब्बत में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर पूरा जोर लगा रहा है। यारलुंग सांगपो पर बनने वाला बांध 3 गॉर्जेस डैम की तुलना में 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकेगा। यांगत्से नदी पर बना 3 गॉर्जेस डैम मौजूदा वक्त में चीन का सबसे बड़ा बांध है। आपको बता दें कि पश्चिम तिब्बत के ग्लेशियर से निकलने वाली यारलुंग सांगपो नदी समुद्र स्तर से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। इस लिहाज से यह दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बहने वाली नदी है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलते हुए पूर्वोत्तर भारत के रास्ते बांग्लादेश तक जाती है। यह नदी 2700 मीटर गहरी घाटी बनाती है जिसे यारलुंग सांगपो ग्रैंड कैनियन के नाम से जानते हैं। यह अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से दुगनी गहरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की इस परियोजना के राजनीतिक और पर्यावरणीय दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं।
तमिलनाडु के पास श्रीलंकाई प्रोजेक्ट चीन की कंपनी को मिलने से भारत की चिंता बढ़ गई है। हाल ही में चीनी कंपनी सिनोसार इंटेकविन ने उत्तरी जाफना प्रायद्वीप के 3 श्रीलंकाई द्वीपों पर हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। $12 मिलियन के इन प्रोजेक्ट्स का वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक द्वारा किया जाना है। ये प्रोजेक्ट्स पाक स्ट्रेट में 3 द्वीपों डेल्फ्ट, नैनातीवु और अनलातीवु में स्थापित होंगे। इनमें से डेल्फ्ट, जो कि श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, 3 द्वीपों में सबसे बड़ा है और तमिलनाडु के रामेश्वरम से मात्र 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ दोनों के बीच कच्चा तीवु नाम का एक छोटा द्वीप भी स्थित है, जिसे भारत ने 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया था। इन द्वीपों के आसपास का जलीय क्षेत्र तमिलनाडु और जाफना के मछुआरों के लिए बेहद अहम माना जाता है और यह मुद्दा दशकों से दोनों देशों के द्विपक्षीय एजेंडे में शामिल रहा है। ऐसे में भारतीय जल क्षेत्र में चीन की उपस्थिति से भारत के लिए यह चिंता का सबब है, खास तौर पर ऐसे समय में जब भारत चीन सीमा पर पहले से ही तनाव जारी है। श्रीलंका का हालिया कदम भारत के लिए दोहरा झटका इसलिए भी है क्योंकि बीते दिनों श्रीलंका ने ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के लिए भारत और जापान के साथ किए गए समझौते को भी रद्द कर दिया है। यह समझौता 2019 में कोलंबो बंदरगाह पर टर्मिनल स्थापित करने के लिए किया गया था। अमेरिका की UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में दोबारा शामिल होने की कवायद शुरू हो चुकी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने UNHRC में दोबारा शामिल होने को हरी झंडी दे दी। फिलहाल अमेरिका इसमें बतौर पर्यवेक्षक राष्ट्र शामिल होगा और आगे पूर्णकालिक सदस्य बनने की कोशिश करेगा। इसी के साथ बिडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का UNHRC से बाहर होने का 3 साल पहले का फैसला पलट दिया है। 2018 में ट्रंप ने इजराइल के प्रति परिषद के रुख और इसके कुछ सदस्यों पर ऐतराज जताते हुए इससे अलग होने का फैसला कर लिया था। ट्रंप ने चीन, क्यूबा, एरिट्रिया, वेनेजुएला और रूस पर आपत्तियां जाहिर की थीं, जिन पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। हालिया फैसले को ट्रंप की विदेश नीति में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। 2006 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का अंतर सरकारी निकाय है। इसका मकसद दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनका संरक्षण करना है। इस परिषद में 47 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा सीक्रेट बैलेट के जरिए इन सदस्य देशों का सीधे चुनाव करती है। इन चुने गए देशों का कार्यकाल 3 साल का होता है। साथ ही लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाला देश तीसरी बार अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं कर सकता। UNHRC का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। प्रवासी मजदूरों के लिए नीति आयोग एक नेशनल एक्शन प्लान बनाने की तैयारी में है। नीति आयोग ने इसके लिए उप समूह का गठन किया है। इस समूह में अलग अलग मंत्रालयों के विशेषज्ञ शामिल हैं। सिविल सोसाइटीज और NGOs को भी इस समूह में शामिल किया गया है। ये विशेषज्ञ प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दों को समझने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएंगे। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए देश में एक कानून बनाया गया था। इस कानून का नाम था इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979। हालांकि इस अधिनियम को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के जरिए हटा दिया गया है। इस कानून को हम OSH कोड के नाम से भी जानते हैं। यह कोड संगठित और असंगठित कामगारों सहित प्रवासी मजदूरों के काम के लिए उचित दशाओं की व्यवस्था करता है। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण प्रणाली, शोषण से सुरक्षा, कौशल और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान भी इस कानून में है। यह कानून ऐसी किसी भी इकाई पर लागू है जिसमें 10 या उससे ज्यादा अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं या पिछले 12 महीनों में से किसी भी दिन वे उस इकाई में काम कर रहे थे। हाल ही में सरकार ने संसद में साइबर हमलों के बारे में जानकारी दी। आंकड़ों के मुताबिक डिजिटल बैंकिंग से जुड़े साइबर हमलों की संख्या में 2018 से 2020 के बीच बढ़ोतरी हुई है। 2018 में जहां यह संख्या लगभग 1.5 लाख थी, 2019 में बढ़कर यह 2.4 लाख से भी ज्यादा हो गई, जबकि 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 2.9 लाख हो गया। यानी साल 2020 में 3 लाख के करीब डिजिटल बैंकिंग से जुड़े साइबर हमले हुए हैं। इन साइबर घटनाओं में फिशिंग हमले, नेटवर्क स्कैनिंग एंड प्रोबिंग, वायरस और वेबसाइट हैकिंग आदि का जिक्र किया गया है। सरकार ने यह जानकारी सर्टिन यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर संसद को दी। गौरतलब है कि सर्टिन साइबर सुरक्षा घटनाओं के संबंध में प्रतिक्रिया देने के लिए नोडल एजेंसी है। सरकार का मानना है कि पिछले कुछ समय में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ ई-कॉमर्स कंपनियों की लोकप्रियता बढ़ी है। इससे डिजिटल भुगतान का दायरा भी काफी बढ़ गया है।
2018-19 के मुकाबले 2020 में इन डिजिटल लेन देन की संख्या में 46% का इजाफा हुआ। वहीं वेबसाइट्स आदि को सरकार द्वारा ब्लॉक किए जाने के सवाल पर सरकार ने बताया कि 2020 में 9,000 से ज्यादा वेबसाइट्स, अकाउंट्स आदि को ब्लॉक किया गया। सरकार को जब यह लगता है कि किसी एजेंसी या मध्यस्थ के कंप्यूटर रिसोर्स पर मौजूद किसी सूचना से देश की संप्रभुता या सुरक्षा आदि को खतरा है, तो वह उस एजेंसी को विशेष वेबसाइट या अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकती है। इससे उस कंटेंट तक लोगों की पहुंच बंद हो जाती है। सरकार को यह शक्ति सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से हासिल होती है। पंचायत भूमि से जुड़े एक मसले पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जिसने सरकारी या पंचायत की भूमि पर कब्जा कर रखा है, वह उस भूमि को नियमित किए जाने यानी रेगुलराइजेशन के अधिकार की मांग नहीं कर सकता। अदालत ने साफ किया कि पंचायत भूमि पर अनधिकृत कब्जे के रेगुलराइजेशन का मामला राज्य सरकार की नीति का विषय है। दरअसल यह फैसला हरियाणा के सोनीपत जिले के एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई याचिका के जवाब में आया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने आबाड़ी देह के बाहर मौजूद पंचायत भूमि के लिए साल 2000 में एक नीति बनाई थी। यह नीति ऐसी पंचायत भूमि के लिए है जिस पर अनधिकृत कब्जा किया गया हो। हरियाणा में रेवेन्यू एस्टेट के रिहायशी इलाके को आबाड़ी देह कहते हैं। इस नीति के अलावा राज्य सरकार ने नियम भी बनाए थे। 2008 में जारी संशोधित नियम ग्राम पंचायतों को अपनी गैर कृषि योग्य भूमि को गांव के निवासियों को बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन्होंने अपने घर का निर्माण 31 मार्च 2000 से पहले किया हो। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने इथोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में नागरिकों की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। बढ़ती भूख के कारण आने वाली समस्याओं को इसकी मुख्य वजह बताई गई है। रिपोर्ट की माने तो टाइग्रे क्षेत्र के मध्य और पूर्वी हिस्से का ज्यादातर हिस्सा आपातकाल के चौथे फेज में पहुंचने वाला है। रिपोर्ट ने इस फेज को अकाल से मात्र एक कदम दूर बताया है। जमीन पर सहायता करने वाले कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि पूरे क्षेत्र में कुपोषण में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। रिपोर्ट का दावा है कि टाइग्रे में लगभग 920 पोषण उपचार सुविधाओं का केवल 1% ही उपलब्ध है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं बेहद सीमित हैं। साथ ही रिपोर्ट ने इथोपिया में जारी तनाव को भी इसकी वजह बताया है। दरअसल नवंबर 2020 में इथोपिया में आंतरिक लड़ाई शुरू हो गई थी, जब उत्तरी इथोपिया में टाइग्रेयन फोर्सेस ने एरिट्रिया में सीमा पर रॉकेट दागे थे। तब से यह तनाव अब तक जारी है। रिपोर्ट का मानना है कि इस लड़ाई के चलते लाखों लोगों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाने में मुश्किल आ रही है, लिहाजा इथोपिया में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बीते दिनों कर्नाटक के कुरुबा समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर बड़ी रैली की। इस रैली में समुदाय के लोगों ने मांग की कि कर्नाटक सरकार कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजे। पहले कुरुबा समुदाय को एसटी का दर्जा मिला हुआ था। 1977 में कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस LG हवनूर की सिफारिश पर कुरुबा समुदाय को एसटी सूची से अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। हालांकि इस आयोग ने एक क्षेत्र विशेष की शर्त भी जोड़ दी और कहा कि बीदर, यादगीर, कलबुर्गी और मदिकेरी क्षेत्र में कुरुबा समानार्थी शब्द के साथ रहने वाले लोग एसटी श्रेणी का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल कर्नाटक में कुडु कुरुबा, जेनु कुरुबा आदि जनजाति के रूप में ही सूचीबद्ध हैं। कर्नाटक का कुरुबा समुदाय एक पारंपरिक भेड़ पालक समुदाय है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 342(1) के मुताबिक राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी जनजातीय समूह को अधिसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। अनुच्छेद 342(2) के अनुसार संसद कानून बनाकर किसी भी जनजातीय समूह को अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ सकती है या उससे हटा सकती है। तो आइए अब जल्दी से मैप वाले सेक्शन पर डालते हैं एक नजर। मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोलैंड के बारे में। पोलैंड एक मध्य यूरोपीय देश है। यह पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 38 मिलियन से ज्यादा आबादी के साथ पोलैंड यूरोपीय संघ का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला सदस्य है। पोलैंड पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के भौगोलिक और सांस्कृतिक चौराहे के रूप में कार्य करता है। इसके पूर्व मध्य में स्थित वारसा इसकी राजधानी, इसका सबसे बड़ा शहर है। यह देश का आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र भी है। वारसा यूरोपीय संघ का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला राजधानी शहर है।
पोलैंड का उत्तरी भाग बाल्टिक सागर तट से घिरा है। इसके साथ ही यह 7 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। इसके पश्चिम में जर्मनी है, दक्षिण पश्चिम में चेक गणराज्य है, दक्षिण में स्लोवाकिया है, दक्षिण पूर्व में यूक्रेन, पूर्व में बेलारूस और उत्तर पूर्व में यह रूसी संघ और लिथुआनिया के साथ सीमा साझा करता है। यह अपनी समुद्री सीमाएं डेनमार्क और स्वीडन के साथ साझा करता है। इसका उत्तरी क्षेत्र कुछ हद तक पहाड़ी है। इसकी दक्षिणी क्षेत्र का 1/3 भाग भी पहाड़ी क्षेत्र है। इसकी प्रमुख श्रेणियों की बात करें तो सुडेट पर्वत और टाट्रा पर्वत है, जो कि कैर्पेथियन पर्वत का सबसे ऊंचा हिस्सा है। इसकी प्रमुख नदियों की बात करें तो इसकी प्रमुख नदियां हैं ओडर नदी, वार्टा और विस्टुला। विस्टुला इसकी सबसे लंबी नदी है और उसके बाद है ओडर। दक्षिणी पोलैंड में ब्लीडो रेगिस्तान स्थित है। यह यूरोप के 5 प्राकृतिक रेगिस्तानों में से एक है। भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में बारबाडोस की एक गायिका रियाना के ट्वीट के बाद काफी विवाद बढ़ गया। अब पूरी दुनिया किसान आंदोलन पर बात कर रही है, इसलिए अगले बुलेटिन में हम बारबाडोस पर बात करेंगे। आप इसके पड़ोसी देशों के नाम जरूर बताएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टियास के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालिए कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। भारत और चीन पेगांग झील को लेकर बने गतिरोध को खत्म करने के लिए सहमत हो गए हैं। बीते कई महीनों से पेगांग झील LAC पर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इस समझौते को भारत और चीन के सीमा क्षेत्रों में शांति स्थापित करने की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों के सैनिक पेगांग झील के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र से सैनिकों की वापसी शुरू कर चुके हैं। नेपाल ने 2 भारतीय पर्वतारोहियों नरेंद्र सिंह यादव और सीमा रानी गोस्वामी को देश में पर्वतारोहण के लिए 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध उनके टीम लीडर नबा कुमार फुकोन पर भी लगाया गया है। नरेंद्र यादव पिछले साल प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड के दावे की पुष्टि के दौरान अपनी 2016 की एवरेस्ट फतेह का प्रमाण देने में असफल रहे, जिसके बाद इनका एवरेस्ट समिट सर्टिफिकेशन रद्द कर दिया गया। मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2020 राज्यसभा में गुप्त मतदान के जरिए पारित हो गया। बिल में बंदरगाह भूमि के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह हेतु एक बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी का प्रावधान है। लोकसभा ने यह विधेयक पिछले साल 23 सितंबर को पारित किया था। यह विधेयक मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 की जगह लेगा। भारत में मधुमक्खी पालन एकीकृत कृषि प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत सरकार ने 3 वर्षों 2020-21 से 2022-23 के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह मिशन आत्मनिर्भर भारत योजना का हिस्सा है। इस मिशन का उद्देश्य मीठी क्रांति यानी स्वीट रेवोल्यूशन को बढ़ावा देना है। 2 से 4 मार्च तक दूसरे मैरीटाइम इंडिया समिट यानी MIS 2021 का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस समिट का शुभारंभ करेंगे। वर्चुअली होने वाले इस समिट में 24 देश भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा फिक्की और EY नॉलेज पार्टनर के रूप में के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। भारत के गगनयान मिशन को दूसरे मानव रहित अंतरिक्ष मिशन के बाद ही लॉन्च किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस मिशन को पहले स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर लॉन्च करने की योजना थी। सरकार की 2022-23 में दूसरे मानव रहित मिशन को भेजने की योजना है, जबकि पहले मानव रहित अंतरिक्ष मिशन को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानसून मिशन के अंतर्गत मौसम और जलवायु के पूर्वानुमान के लिए मॉडल विकसित किया है। इस मॉडल ने अपना काम शुरू कर दिया है। यह मॉडल कृषि, बाढ़ के पूर्वानुमान, पवन ऊर्जा और अन्य घटनाओं के पूर्वानुमान में मददगार साबित होगा। भारत सरकार 27 फरवरी से 2 मार्च तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इंडिया टॉय फेयर 2021 का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य खिलौना उद्योग के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल हब के रूप में विकसित करना है। यह आयोजन सरकार के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल कैंपेन का हिस्सा है। इस आयोजन से सरकार स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार कई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट विकसित कर रही है। इनकी स्थापना का मकसद भारत में ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर विकसित करना है। इनके जरिए सरकार भारत को दुनिया के सबसे अच्छे विनिर्माण और निवेश के लिए उपयुक्त देश के रूप में स्थापित करना चाहती है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत में पहला औद्योगिक गलियारा है जिसका कार्यान्वयन शुरू किया जा चुका है। चीन के तियानवेन-1 प्रोब ने पृथ्वी से अपनी 6.5 महीने की यात्रा के बाद मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। तियानवेन-1 अगले 3 महीनों में लाल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध, जिसे उटोपिया प्लेनिशिया कहा जाता है, में 240 किलोग्राम के रोवर को ले जाने वाला लैंडिंग कैप्सूल भेजेगा। लैंडिंग के पश्चात यह सौर चालित रोवर रडार के जरिए 90 दिनों के लिए मंगल की सतह और उस पर प्राचीन जीवन सहित पानी तथा बर्फ के संकेतों की तलाश करेगा। तियानवेन-1 का अर्थ क्वेश्चंस टू हेवन है, जो 2000 वर्ष पुरानी एक चीनी कविता के नाम पर रखा गया है। तुर्की ने एक 10 वर्षीय महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है। इस योजना में तुर्की का चंद्रमा मिशन 2023 भी शामिल है। इस मिशन के जरिए तुर्की के एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावहारिक उपग्रह प्रणालियों का विकास करेंगे। गौरतलब है कि 2023 में तुर्की गणराज्य अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाएगा और इसी के साथ उसका 2023 में चंद्रमा के साथ पहला संपर्क स्थापित करने का लक्ष्य है। असम में 118 साल बाद मंदारिन बत्तख देखी गई। इस रंगीन बत्तख का प्राथमिक आवास पूर्वी चीन और दक्षिणी जापान है। माना जा रहा है कि यह अकेली बत्तख अपना रास्ता भटककर यहां आ गई है। मंदारिन बत्तख नियमित रूप से भारत नहीं आती हैं। तमिलनाडु के वैज्ञानिकों ने पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह पौधा पैसिफ्लोराकिया प्रजाति से संबंधित है। वैज्ञानिकों ने पौधे की इस नई प्रजाति का नाम पैसिफ्लोरा शेरवारायेनेसिस रखा है। इसकी वजह यह है कि यह पौधा शेरवारायन पहाड़ियों पर पाया गया है। बता दें कि भारत में इस तरह के पौधे की केवल 2 स्वदेशी प्रजातियां ही मौजूद हैं। कोविड-19 के इलाज के लिए एली लिली की एंटीबॉडी थेरेपी के इमरजेंसी यूज की इजाजत मिली है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यह अनुमति दी है। एली लिली की 2 एंटीबॉडीज है, बामलानिविमाब और एटेसेविमाब। इनसे कोविड-19 रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम को 70% तक कम करने में मदद मिली है। यह थेरेपी 12 साल और उससे अधिक उम्र के हल्के से मध्यम कोविड-19 रोगियों के इलाज हेतु अधिकृत की गई है। बता दें कि एली लिली का नाम प्रख्यात रसायन शास्त्री कर्नल एली लिली के नाम पर है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।